मेंटल हॉस्पिटल में टॉम का आखिरी दिन था। वो एक साइकियाट्रिस्ट के सामने बैठा उनके सवालों का जवाब दे रहा था। साइकियाट्रिस्ट उससे कुछ बुनियादी सवाल पूछ रहे थे जो उसकी मानसिक स्थिति को आखिरी बार परखने के लिए था। इस जगह टॉम ने अपनी जिंदगी के पिछले 11 साल बिताए थे। उसे हेलुसिनेशन यानी भ्रम की गंभीर समस्या थी, लेकिन अब उसकी हालत काफी सुधर चुकी थी। इसी वजह से आज सालों बाद उसे डिस्चार्ज किया जा रहा था। बातचीत के दौरान उसने साइकियाट्रिस्ट को बताया, मेरी मॉम मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और डैड हमेशा अपने काम में ही लगे रहते थे। वो बुरे इंसान नहीं थे, लेकिन मेरी वजह से उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा और शायद आज भी उन्हें मुझसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। इसी वजह से मेरे हॉस्पिटल से निकलने के 5 दिन पहले ही उन्होंने खुशी कर ली। इस पर साइकियाट्रिस्ट ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते थे, तभी तो उन्होंने अपनी पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। अब बीती बातों को छोड़ो और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। साइकियाट्रिस्ट ने उसे दवा देते हुए कहा, याद रखना टॉम, डर को काबू में रखना तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। और हाँ, अपनी आंखों पर नहीं, हमेशा अपने दिमाग पर भरोसा करना। अपने भ्रम को खुद पर हावी मत होने देना। टॉम ने चुपचाप सिर हिलाकर साइकियाट्रिस्ट की बातें मान ली। इसके बाद साइकियाट्रिस्ट ने उसे उसकी पेरोल ऑफिसर ब्रोडी के हवाले कर दिया। पेरोल ऑफिसर वो होते हैं जो किसी मेंटल हॉस्पिटल से छोड़े गए मरीजों पर कुछ दिनों तक निगरानी करते हैं, बस ये पक्का करने के लिए कि वे अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं या नहीं। ब्रोडी भी आने वाले 1 महीने तक टॉम की इसी तरह से निगरानी करने वाली थी। अगर इस दौरान उसमें फिर से किसी तरह की मानसिक गड़बड़ी नजर आती तो उसे दोबारा मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता। कुछ घंटों बाद ब्रोडी टॉम को लेकर उसके घर पहुंची। ये वो घर था जहां टॉम ने अपना बचपन गुजारा था। जब उसने घर के अंदर कदम रखा तो कुछ पल के लिए वो हैरान रह गया। आज भी हर चीज बड़े ही सलीके से रखी हुई थी। घर के बीचों बीच एक शटर वाला खूबसूरत स्विमिंग पूल था जो काफी बढ़िया था। टॉम अपने घर को गौर से देख ही रहा था कि तभी ब्रोडी ने उसके पैर पर एक एंकल मॉनिटर बांध दिया। ब्रोडी ने चेतावनी देते हुए कहा, अगले 30 दिन तक ये तुम्हारा साथी रहेगा। अगर तुमने भागने की कोशिश की या तय किए गए रेंज से बाहर गए तो हमें तुरंत पता चल जाएगा और उसके बाद तुम दोबारा मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, समझे? इसके बाद ब्रोडी उसे लिविंग रूम में ले गई और एक खास टेलीफोन की ओर इशारा किया। इस फोन के ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगा था। उसने टॉम को बताया, हर दिन 2 बार कभी भी इस फोन पर हॉस्पिटल से तुम्हें कॉल आएगा। तुम्हें हर हाल में कॉल का जवाब देना होगा। जैसे ही तुम फोन उठाओगे कैमरा तुम्हारी तस्वीर ले लेगा, यानी तुम चाहकर भी सिस्टम को धोखा नहीं दे सकते, इसलिए भूलकर भी कोई होशियारी मत करना। ब्रोडी ने आगे बताया, 10 रिंग के बाद अगर तुमने फोन नहीं उठाया तो पुलिस यहाँ होगी, समझे? एक और बात, बाहर का कोई भी इंसान अंदर नहीं आना चाहिए। अगर ये हुआ तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इतना कहकर ब्रोडी वहां से चली गई। उसके जाने के बाद टॉम अपने डैड के कमरे में गया। जैसे ही वो कमरे की बिस्तर पर बैठा, उसकी नजर कमरे के वार्डरोब पर पड़ी। उसका दरवाजा पूरी तरह शीशे का बना हुआ था। अचानक पास रखा फोन बज उठा। फोन के स्क्रीन पर नंबर 1007 दिख रहा था। टॉम ने जब कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से किसी की भी आवाज नहीं आई, बस तेज सांसों की आवाजें फोन पर गूंज रही थीं। टॉम घबरा गया और जल्दी से अपना फोन काट दिया। वो बिना वक्त गंवाए अपने डैड के कमरे से बाहर निकलकर सीधा उस कमरे में गया जहां वो बचपन में रहा करता था। कमरे में पहुंचते ही उसकी नजर एक पुराने बॉक्स पर पड़ी जिस पर अब भी उसका नाम लिखा था। उस बॉक्स में उसके बचपन की सारी यादें बंद थीं, पुराने खिलौने, तस्वीरें और अधूरी यादें। अगली सुबह टॉम की नींद एक फोन कॉल की घंटी से खुली। कॉल उसी डिवाइस पर आया था जो उसे मेंटल हॉस्पिटल से दी गई थी। टॉम ने तुरंत जाकर कॉल उठाया और अपना नाम बताया। उसी पल डिवाइस ने उसकी तस्वीर खींच ली। थोड़ी देर बाद टॉम को भूख महसूस हुई। उसने पास के स्टोर से कुछ खाने पीने का सामान मंगवाने के लिए कॉल किया। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। टॉम ने जब दरवाजा खोला तो सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वो उसे देखता ही रह गया। दरअसल टॉम ने जो खाने का सामान ऑर्डर किया था, ये लड़की वही सामान लेकर आई थी। जैसे ही टॉम ने दरवाजे की दहलीज पार कर सामान लेने की कोशिश की, उसके पैर में बंधा एंकल मॉनिटर तेज आवाज करने लगा। ये इस बात का संकेत था कि वो मेंटल हॉस्पिटल की तरफ से तय की गई सीमा को लांघने की कोशिश कर रहा था। उसने झिझकते हुए उस लड़की से कहा, अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो क्या तुम मेरा सामान अंदर रख दोगी? मैं इस एंकल मॉनिटर की वजह से बाहर नहीं आ सकता। लड़की सामान लेकर अंदर आ गई, लेकिन घर के अंदर बज रहे पुराने गाने को सुनकर वो थोड़ी हैरान रह गई। उसने कहा, क्या तुम हमेशा इसी तरह के गाने सुनते हो? कितने पुराने हैं ये? टॉम ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मुझे नए गानों का कोई आइडिया ही नहीं है। उस लड़की को टॉम के बारे में थोड़ा बहुत पता था। वो जानती थी कि उसके डैड गुजर चुके हैं
उसने इस बात पर अफसोस जताया। टॉम को उस लड़की से बातें करके बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी उसे ब्रोडी की चेतावनी याद आ गई। उसने कहा था कि किसी भी अजनबी को घर के अंदर आने की इजाजत नहीं है। ये याद आते ही टॉम घबरा गया और उसने बड़ी ही नरमी से उस लड़की से जाने के लिए कहा। जाते जाते वो टॉम को एक डिस्क थमा गई जिसमें उस लड़की के पसंदीदा नए गाने रिकॉर्ड थे। टॉम ने जब उस लड़की से उसका नाम पूछा तो उसने लिन बताया। रात के वक्त टॉम ने लिन की दी हुई डिस्क चला दी। नए गाने सुनते हुए वो लिन की तस्वीर बनाने में मशगूल हो गया। अचानक लिविंग रूम का टेलीफोन बज उठा। टॉम ने जब कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से बिलखने और तेज सांसों की आवाज सुनाई दी। उसने डरकर फोन रख दिया। तभी उसे ऊपर के कमरे में चहलकदमी की आवाज सुनाई दी। टॉम घबराहट में इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसने अपने डैड के कुत्ते को अपने सामने से गुजरते देखा, जो बहुत पहले ही मर चुका था। वो जब उसके पीछे गया तो उसने अपने डैड की लाश नीचे जमीन पर पड़ी देखी, जिसका चेहरा वो कुत्ता नोच नोच कर खा रहा था। ये देखकर उसकी रूह कांप गई। उसने मन ही मन खुद से कहा, ये सच नहीं है, ये बस मेरी आंखों का भ्रम है। मुझे बस अपने दिमाग पर भरोसा करना है। उसने अपनी आंखें जोर से मींच ली और जब दोबारा आंखें खोली तो उसके सामने से लाश और कुत्ता गायब हो चुके थे। पर तभी टॉम के ठीक पीछे उसके डैड की लाश आ खड़ी हुई, जिसका आधा चेहरा कुत्ते ने खा लिया था। लाश ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। घबराए हुए टॉम ने तुरंत मुड़कर देखा, पर वो लाश गायब हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि उसका भ्रम उस पर हावी हो रहा है। टॉम ने अपने भ्रम को रोकने के लिए एंटीसाइकोटिक दवा ली, जो उसे मेंटल हॉस्पिटल से दी गई थी। उसी वक्त टॉम को दीवारों से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वो उन आवाजों का पीछा करते हुए स्टडी रूम में पहुंचा और इधर उधर देखने लगा। तभी वहां रखी लकड़ी की भारी अलमारी अचानक जोर से हिल उठी। ऐसा लगा जैसे किसी ने अलमारी को पीछे से धक्का दिया हो। ये देखकर टॉम के पसीने छूटने लगे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे शक हुआ कि अलमारी के पीछे कुछ न कुछ तो जरूर है। उसने हिम्मत जुटाकर अलमारी को एक तरफ सरकाया। ऐसा करते ही वो हैरान रह गया, क्योंकि अलमारी के पीछे उसे एक सीक्रेट डोर नजर आ रहा था। टॉम ने जैसे ही उस सीक्रेट डोर के अंदर कदम रखा, उसने खुद को एक अंधेरे और तंग गलियारे में पाया। ये गलियारा घर के हर कमरे से होकर गुजर रहा था। दीवारों पर छोटे छोटे ढक्कन लगे थे, जिनके जरिए कमरों के भीतर झांका जा सकता था। इसका मतलब था कि इस गलियारे के जरिए घर के कोने कोने पर चुपचाप नजर रखी जा सकती थी। टॉम हर कमरे से होते हुए अपने कमरे तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने दीवार में बने छेद से भीतर झांका, उसके होश उड़ गए। कमरे के अंदर उसका ही हमशक्ल खड़ा था। यह नजारा देखकर टॉम के रोंगटे खड़े हो गए। टॉम घबरा गया और घर से निकलकर बाहर भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दहलीज पार की, उसके एंकल मॉनिटर ने जोर जोर से आवाज करना शुरू कर दिया। अलार्म की आवाज सुनते ही उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। उसे अच्छी तरह से पता था कि ब्रोडी को अगर उसकी जरा सी भी गलती दिख गई तो वो उसे दोबारा मेंटल हॉस्पिटल भिजवा देगी। मजबूरन टॉम को अपने कदम रोकने पड़े। वो भारी मन से दोबारा घर के अंदर लौट आया, लेकिन जैसे ही वो घर में आया, उसने देखा कि दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे थे। पूरे घर में अजीबो गरीब आवाजें गूंज रही थी, जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो और दीवारों के पीछे चल रहा हो। ये सब होते देखकर टॉम बुरी तरह घबरा गया। ये सब अब उसकी सहन शक्ति के बाहर था। घबराहट में उसने बिना देर किए ब्रोडी को फोन लगाया। फोन उठाते ही ब्रोडी ने सख्त आवाज में पूछा, क्या हुआ? तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की? टॉम ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, नहीं ब्रोडी, मैंने कुछ नहीं किया। दरअसल मैं 20 सालों में कभी इतना अकेला नहीं रहा, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। ब्रोडी को भी उसकी परेशानी समझ आ गई। उसने फोन रख दिया और कुछ ही देर में वो टॉम के घर पहुंच गई। पहली बार ऐसा हो रहा था कि ब्रोडी को सामने देखकर उसे खुशी हो रही थी। घबराए हुए टॉम ने ब्रोडी को उन अजीबो गरीब आवाजों के बारे में बताया जो उसे बार बार सुनाई दे रही थी। ब्रोडी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, इतने बड़े और पुराने घर में ऐसी आवाजें आना बिल्कुल आम है। टॉम को ब्रोडी का बर्ताव बहुत अच्छा लग रहा था। उसने कहा, यहाँ आने के लिए शुक्रिया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी हो। ब्रोडी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं हर चीज में अच्छी हूँ। टॉम को उसकी बातें समझ नहीं आई। दरअसल जब टॉम ने उसे इतनी देर रात अपने घर पर बुलाया तो ब्रोडी ने इसका कोई और ही मतलब निकाल लिया था। उसे लगा कि टॉम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका है और वो उसके साथ सोना चाहता है। इस गलत फहमी में ब्रोडी टॉम को चूमने की कोशिश करने लगी। टॉम उसके इस बर्ताव से चौंक गया और ये सब करने से इनकार करने लगा। उसने ब्रोडी से साफ कह दिया कि उसका इरादा उसके साथ इंटीमेट होने का बिल्कुल भी नहीं था। इस पर ब्रोडी बुरी तरह भड़क गई। उसने गुस्से में आकर टॉम का सिर सेंटर टेबल पर दे मारा, फिर भड़कते हुए कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हो? ब्रोडी यहीं तक नहीं रुकी। उसने टॉम की एंटीसाइकोटिक दवा भी छीन ली
जो उसे भ्रम से दूर रखता था। उसके बाद वो वहां से पैर पटकती हुई चली गई। अब टॉम फिर से अकेला हो गया था और उसके भ्रम को रोकने के लिए उसकी दवाई भी उसके साथ नहीं थी। सहमा हुआ टॉम अपने कमरे में हथौड़ी लेकर बैठ गया। चारों तरफ से उसे डरावनी आवाजें और आहटें सुनाई दे रही थी, जिस वजह से डर के मारे टॉम की जान हलक में अटकी पड़ी थी। आखिरकार उसने एक उपाय निकाला। उसने एक कफ सिरप पिया, जिससे उसे नींद आ गई। अगली सुबह जब टॉम की नींद खुली तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। टॉम रिलैक्स करने के लिए स्विमिंग पूल की गहराई में उतर गया। अभी कुछ ही पल बीते थे कि टॉम को पानी की सतह पर एक लड़की नजर आई। उस लड़की की गर्दन किसी ने पकड़ रखी थी और उसे जबरदस्ती पानी के भीतर डुबाकर मारने की कोशिश कर रहा था। लड़की का दम घुट रहा था और वो बुरी तरह छटपटा रही थी, पर अगले ही पल वो लड़की गायब हो गई। अचानक से स्विमिंग पूल का शटर अपने आप बंद होने लगा। ये देखकर टॉम के होश उड़ गए। उसने अपना पूरा जोर लगा दिया और शटर बंद होने के ठीक 1 सेकंड पहले वो किसी तरह पूल से बाहर निकलने में कामयाब रहा। अपनी उखड़ी सांसों को संभालते हुए जब वो कंट्रोल पैनल के पास गया तो देखा उसमें पहले से ही टाइमर सेट था। उसने पैनल खोलकर तुरंत उसके तार निकाल दिए ताकि आगे कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन तभी उसकी नजर अंदर रखे एक जार पर पड़ी, जिसमें एक कटी हुई जीभ तैर रही थी। टॉम ठिठक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या फिर उसकी आंखों का धोखा। उसने उस जार को वापस अंदर रख दिया। टॉम दोबारा आकर अपने बचपन की रिकॉर्डिंग देखने लगा। स्क्रीन पर मॉम डैड की शादी की सालगिरह का फंक्शन चल रहा था। उसमें उसका बड़ा भाई एलेक्स और उसकी मॉम भी नजर आ रहे थे। लेकिन अचानक उसी टेप में एक दूसरी क्लिप चलने लगी। वो वीडियो क्लिप एक बेडरूम की थी, जहां एक औरत के चेहरे पर लकड़ी का बॉक्स लगा था। उसकी तकलीफ साफ साफ दिख रही थी कि कैसे वो उस लकड़ी के बड़े बॉक्स को अपने चेहरे पर झेल रही थी। टॉम आगे कुछ और देख पाता कि वो वीडियो क्लिप बंद हो गई। टॉम ने जब गौर किया तो उसे ध्यान आया कि क्लिप में दिख रहा बेडरूम दरअसल उसके डैड का था, यानी उस वीडियो को वहीं शूट किया गया था। ये समझ आते ही टॉम फौरन अपने डैड के कमरे में पहुंचा। उसकी नजर उस अलमारी पर पड़ी, जिसका दरवाजा आईने का बना था। उसने जैसे ही अलमारी खोली, उसे अंदर एक बड़ा सा कैबिन दिखा, जहां एक कैमरा भी रखा था। टॉम ने जब अंदर जाकर बाहर की तरफ देखा तो पाया कि आईने के पार कमरे की हर चीज साफ साफ देखी जा सकती थी। इसका मतलब था कि शूट वहीं उस कैबिन के अंदर से किया गया था। टॉम को यह सोचकर पसीने छूट गए कि शायद उसके डैड ने ही उस औरत का वीडियो रिकॉर्ड किया था, और क्या पता उसके डैड ने ही वो लकड़ी का बक्सा उस औरत के चेहरे पर लगाया हो। तभी लिविंग रूम का फोन फिर से बज उठा। टॉम ने रिसीवर उठाया तो उसे फिर से वही तड़पती हुई आवाज सुनाई देने लगी। उसने दोबारा फोन रख दिया। तभी एक हल्की सी आहट ने उसका ध्यान खींचा। जब उसने सामने देखा तो उसका बड़ा भाई एलेक्स खड़ा था। टॉम ने हैरान होते हुए पूछा, तुम तो जेल में थे ना? एलेक्स ने जवाब दिया, मुझे जेल में पता चल गया था कि तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल से छोड़ा जा रहा है, इसलिए मैं जेल से भागकर यहाँ चला आया। टॉम को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है, इसलिए उसने एलेक्स से पूछा, तुम अंदर कैसे आए? एलेक्स ने जवाब दिया, तुमने खिड़की खुली छोड़ दी थी टॉम। टॉम ने जब खिड़की को चेक किया तो वो अंदर से अच्छी तरह बंद थी, पर एलेक्स ने बताया कि उसने अंदर आकर खिड़की लगा दी थी। उसके बाद उसने अंदर अपनी बाइक भी पार्क कर दी। टॉम के चेहरे पर बेचैनी साफ झलकने लगी। उसे लगा कि उसका दिमाग फिर से खेल खेलने लगा है। उसने एलेक्स की तरफ देखते हुए कहा, तुम असली नहीं हो, तुम बस मेरा वहम हो। तभी मेंटल हॉस्पिटल वाले फोन पर कॉल आया। एलेक्स टॉम को उस कॉल को उठाने से रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन टॉम ने उसकी एक नहीं सुनी और जाकर फोन उठा लिया। जब वो लौटा तो एलेक्स गायब था। तभी लिन का कॉल आया। टॉम ने जब फोन उठाया तो लिन ने कहा, हाय टॉम, क्या तुमने मेरे सारे गाने सुन लिए? दरअसल मैं उसमें एक आखिरी गाना डालना भूल गई थी, इसलिए मैं सोच रही थी कि वो देने के लिए मैं तुम्हारे घर आ जाऊं। तभी टॉम को याद आया कि उसके पास उसकी दवाई नहीं है, क्योंकि कल रात ब्रोडी उसकी दवाई लेकर चली गई थी। टॉम ने लिन से कहा, लिन, क्या तुम आते वक्त मेरे लिए दवा लेकर आ सकती हो? मैं तुम्हें दवा का नाम भेजता हूँ। लिन ने इसके लिए हाँ कर दी। कुछ ही देर में लिन दवा लेकर घर पर आ गई। ये देखकर टॉम बहुत खुश हुआ। लिन ने बताया कि उसके पास वो दवा नहीं थी जो टॉम ने लाने के लिए कही थी, पर वो जो दवा लाई थी वो लगभग उसी के जैसी असरदार थी। दवा लेने के बाद टॉम ने लिन से कहा, अगर पेरोल ऑफिसर ने तुम्हें अंदर देख लिया तो मुझे फिर से मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। मुझे किसी भी तरह बिना किसी प्रॉब्लम के 30 दिन पूरे करने हैं, सो प्लीज तुम अभी जाओ। लिन भी टॉम की बात समझ गई और मेन गेट की ओर जाने लगी, पर तभी उसने दीवार पर अपनी तस्वीर लगी देखी, जिसे टॉम ने अपने हाथ से ड्रॉ किया था। उसने चौंकते हुए टॉम से पूछा, क्या तुमने ये तस्वीर बनाई है? फिर उसने आगे कहा, मैं हमेशा चाहती थी कि कोई मुझे पसंद करे, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ। अनजाने में टॉम के मुंह से निकल गया, तुम बहुत खूबसूरत हो।
टॉम की बात सुनकर लिन थोड़ी शर्मा गई, पर तभी लिन को कुछ याद आया जिससे वो थोड़ी सीरियस हो गई। उसने टॉम को पुरानी अखबार की एक कटिंग दिखाई जो वो अपने साथ लाई थी। उसमें एक लड़की के कत्ल की खबर छपी थी। उसने पूछा, क्या ये खबर तुमसे जुड़ी है? डरो मत, तुम मुझे ये सब बता सकते हो। पहले तो टॉम थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसने बताना शुरू किया। जब वो 13 साल का था तब उसे जूली नाम की एक लड़की पर क्रश था। एक दिन टॉम ने हिम्मत जुटाकर जूली को प्रपोज किया, पर जूली ने अकड़ दिखाते हुए पूरे स्कूल के सामने उसे ठुकरा दिया, जिस वजह से टॉम का अच्छा खासा मजाक बन गया। टॉम ने ये बात जब एलेक्स को बताई तो एलेक्स ने उस लड़की को सबक सिखाने की ठान ली। उसी दिन एलेक्स टॉम को उस पुल के पास ले गया जहाँ से जूली रोज गुजरती थी। जैसे ही जूली वहाँ पहुंची, एलेक्स ने अचानक से उसके सामने आकर उसे बुरी तरह चौंका दिया। फिर वो उसका मजाक बनाने लगा। इस बात से जूली को बहुत गुस्सा आया और उसने एलेक्स को जमकर बुरा भला कहा। जूली की कड़वी बातें सुनकर एलेक्स ने अपना आपा खो दिया। उसके सर पर खून सवार हो गया था। उसने पहले तो टॉम को अपने साथ लाए हथकड़ी के जरिए ब्रिज के मेटल पाइप के साथ बांध दिया। फिर उसने जूली को पकड़ लिया और बेरहमी से उसे पानी में डुबाकर उसकी जान ले ली। स्विमिंग पूल में नहाते वक्त टॉम को उसकी ही झलक दिखी थी। बेबस टॉम ब्रिज से जकड़ा हुआ ये सब देखता रहा। उसकी आंखों के सामने जूली को एलेक्स ने मौत के घाट उतार दिया था और वो कुछ नहीं कर सका। बाद में जूली को दफनाने के लिए भी एलेक्स ने जबरदस्ती टॉम से मदद ली। दफनाने के बाद उसने टॉम से कहा कि अब वो भी हत्या में बराबर का भागीदार है, इसलिए वो अपना मुंह बंद रखे। लेकिन एलेक्स का खूनी खेल यही नहीं थमा। उसने शहर की एक और लड़की की जान ले ली। इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसके बाद जूली की हत्या का सच भी सामने आ गया। पहली हत्या में शामिल होने के आरोप में टॉम को भी गुनहगार ठहराया गया। आरोपों और हालात के बोझ तले उसकी मानसिक हालत बिगड़ गई और आखिरकार उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। वहीं एलेक्स को सीधा जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। सब कुछ बताने के बाद टॉम ने लिन को घर से जाने को कहा। लिन को बाहर भेजने के बाद जब टॉम मुड़ा तो उसे अपने डैड की आवाज सुनाई दी। तो टॉम, मेरे ख्याल से तुम्हें अब अच्छा महसूस हो रहा होगा। उसने जब अंदर जाकर देखा तो पाया कि एलेक्स एक वीडियो क्लिप चला रहा है। एलेक्स को दोबारा देखकर टॉम चौंक गया, पर फिर उसे अपने डैड की वीडियो दिखी जिसमें वो उससे माफी मांग रहे थे। अपनी ये वीडियो उन्होंने मरने से पहले निकाली थी। टॉम हमेशा सोचता था कि उस पर लगे इल्जामों के कारण डैड उससे नफरत करते थे, लेकिन अब ये देखकर उसे पहली बार महसूस हुआ कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसके डैड उसे समझते थे। ये जानकर वो बहुत खुश हुआ, पर डैड की बातें सुनते ही एलेक्स का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तंज भरे लहजे में कहा, वाह कमाल है, तो इसका मतलब सिर्फ मॉम ही हमसे नफरत करती थी। उन्हें तो बस अपने करियर से ही मतलब था, तभी तो उन्होंने हमें छोड़ दिया, वो भी उस वक्त जब हम घर से कोसों दूर थे। कोई जेल में सड़ रहा था और कोई पागल खाने में। एलेक्स के मुंह से मॉम के लिए ऐसी बातें सुनकर टॉम चिढ़ गया। वो वहां से उठा और सीधे स्विमिंग पूल के किनारे आ खड़ा हुआ। एलेक्स जब उसके पीछे आया तो टॉम ने उस पर भड़कते हुए पूछा, आखिर तुम यहाँ आए ही क्यों हो? क्यों मुझे चैन से जीने नहीं देते? इस पर एलेक्स ने बताया कि वो इस घर में उस दौलत को लेने के लिए वहाँ आया था जो उसके डैड ने छुपाकर रखी थी। एलेक्स ने पूछा, तुम भी तो इसीलिए यहाँ आए हो ना मेरे भाई? इस पर टॉम ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो बस 30 दिन पूरे करके अपनी आजादी वापस पाना चाहता हूँ। वो आजादी जो तुम्हारी वजह से मुझसे छिन गई थी। अब निकल जाओ इस घर से। टॉम की बात सुनकर एलेक्स तिलमिला उठा और गुस्से में उसके चेहरे पर जोरदार घूंसा जड़ दिया, जिससे टॉम सीधा स्विमिंग पूल में गिर पड़ा। एलेक्स फिर उसकी गर्दन दबोचकर पानी में डुबाने की कोशिश करने लगा, पर टॉम किसी तरह पूल के बाहर निकल आया। उसने देखा कि एलेक्स फिर से गायब हो चुका था, पर अब उसका सिर चकराने लगा। दरअसल लिन ने जो दवा उसे दी थी वो शायद उस पर बुरा असर कर गई थी। उसी वक्त टॉम की पेरोल ऑफिसर ब्रोडी उसे देखने आई। उसने टॉम की बदतर हालत देखी, जिस वजह से उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने टॉम से कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है, मैं अभी तुम्हारी दवाइयां लेकर आती हूँ। ब्रोडी के वहां से जाते ही टॉम बेहोश हो गया। जब रात को उसे होश आया तो उसने देखा कि एलेक्स वहां नहीं था। टॉम ने जब उसकी बाइक जाकर चेक की तो वो भी वहां से गायब थी। ये देखकर टॉम बहुत खुश हुआ कि शायद जो भी उसने अब तक देखा वो उसके दिमाग में चल रहा था। एलेक्स वहां कभी आया ही नहीं था, वो बस उसके दिमाग का भ्रम था जो अब जा चुका था। उसे पहले से बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसी वक्त लिन भी उससे मिलने आई। टॉम ने उसे इस बार अंदर बिठाया क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड और खुश था। इस वक्त एलेक्स भी उसके दिमाग से चला गया था और ब्रोडी भी एक तरह से नरम पड़ चुकी थी। लिन और टॉम बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे। टॉम ने बताया कि उसे अब तक अफसोस है कि काश जब एलेक्स ने पहली दफा मर्डर किया था उसी वक्त उसने पुलिस को सब बता दिया होता तो दूसरी लड़की की जान बच सकती थी।
लिन ने टॉम को समझाया कि उसे अपने बीते कल में फंसे नहीं रहना चाहिए। उसने अपने बारे में बताया कि उसकी जिंदगी ने भी उसे कई घाव दिए थे। स्कूल में उसे बुली किया जाता था और उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। लिन ने टॉम को अपने हाथ में उभरे पुराने जख्म के निशान दिखाए। शायद ये उन लड़कों की ही कारस्तानी थी जो लिन को बचपन में बुली किया करते थे। ये दिखाते हुए वो रो पड़ी। दोनों एक दूसरे के दर्द को महसूस करने लगे। अब तक उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। वे भावनाओं के सैलाब में बहकर एक दूसरे को किस करने लगे। तभी लिन ने कहा, टॉम मेरा चेहरा आंसुओं से भीग गया है, मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ। लिन के जाने के बाद टॉम की नजर स्टडी रूम के अंदर गई। उसने देखा कि सीक्रेट पैसेज का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है, मानो कोई अभी अभी अंदर गया हो। उसकी नजर दीवार पर टंगी डैड की पेंटिंग पर पड़ी, जहां उसने देखा कि उस पर टेडी डॉग की आंखें चिपकाई हुई थी। टॉम समझ गया कि एलेक्स घर के अंदर ही है, क्योंकि ऐसा सिर्फ एलेक्स ही कर सकता था। लेकिन फिर भी उसे शक था कि कहीं ये सब उसका वहम तो नहीं। शायद उसे भ्रम आना अभी तक बंद नहीं हुआ था। तभी उसके दिमाग में स्विमिंग पूल के कंट्रोल पैनल में रखे उस जार का ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर उसमें फिर से वही कटी हुई जीभ मिली तो इसका ये मतलब होगा कि अब भी वो अपने भ्रम में फंसा हुआ है। टॉम ने फिर से जाकर स्विमिंग पूल वाले कंट्रोल पैनल को चेक किया। उसे भीतर वही जार रखा दिखाई दिया जिसके अंदर कटी हुई जीभ अभी भी तैर रही थी। ये देखकर टॉम बेचैन हो उठा। वो समझ गया कि भ्रम अब भी उसके दिमाग पर बुरी तरह हावी है, इसलिए उसने गुस्से में आकर उस जार को जमीन पर पटक दिया। तभी उसने देखा कि जार का पानी बहते हुए जमीन में लगे टाइल्स के अंदर समाने लगा। टॉम ने जब गौर से देखा तो जमीन एक ढक्कन की तरह बना था। उसने ढक्कन को उठाया तो उसे एक सीधी सुरंग दिखी जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां लगी थी। टॉम बुरी तरह चौंक गया। यहाँ जमीन के अंदर भी कोई सीक्रेट तहखाना बनाया हुआ था। टॉम ये देखकर तुरंत वहां से वापस लौटा, पर जब वो लिविंग रूम में पहुंचा तो देखा कि लिन वॉशरूम के बाहर बेहोश पड़ी थी और उसके सिर से खून बह रहा था। ये देखते ही टॉम घबरा गया। उसने फौरन लिन को उठाया और घर से बाहर ले जाने लगा ताकि उसे हॉस्पिटल पहुंचा सके। लेकिन तभी उसके सामने ब्रोडी आ गई, जो कि टॉम की दवा लेकर लौटी थी। उसकी नजर लिन पर गई, जिसे इस वक्त टॉम ने अपनी बाहों में उठा रखा था। उसे लगा कि टॉम ने ही लिन को घायल किया है। उसने तुरंत टॉम पर बंदूक तान दी। ब्रोडी ने सख्त लहजे में टॉम से कहा कि वो लिन को जमीन पर रखकर पीछे हट जाए। टॉम ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही ब्रोडी झुककर लिन की नब्ज टटोलने लगी, अचानक पीछे से एलेक्स आया और बेरहमी से उसकी पीठ में चाकू घोंप दिया। वार इतना गहरा था कि ब्रोडी ने वही दम तोड़ दिया। उसने टॉम की तरफ देखकर कहा, अब तो पक्का हो गया ना कि मैं तुम्हारा वहम नहीं हूँ। टॉम घबराहट के मारे सुन पड़ गया। तभी मेंटल हॉस्पिटल के फोन डिवाइस पर कॉल आया। एलेक्स ने टॉम को उसे जल्दी से कॉल रिसीव करने के लिए कहा, क्योंकि अगर टॉम फोन नहीं उठाता तो पुलिस थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाती। टॉम जानता था कि अभी अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो एलेक्स लिन को मार देगा, इसलिए उसने झट से डिवाइस के कैमरे पर हाथ रख दिया ताकि उसकी तस्वीर खींची न जा सके और फोन का तार भी खींचकर अलग कर दिया। टॉम को पूरा यकीन था कि इस तरह की गड़बड़ी होने पर पुलिस समय रहते घर पर पहुंच जाएगी। टॉम लौट कर आया तो उसने देखा कि एलेक्स लिन को शूट करने वाला है। हालात बिगड़ते देख टॉम ने एलेक्स को उलझाने के लिए कहा, एलेक्स मेरी बात सुनो, मुझे एक सीक्रेट रूम का रास्ता पता चला है जहां शायद डैड ने पैसा छुपा रखा है। अगर तुम लिन को छोड़ दो तो मैं तुम्हें उस जगह तक पहुंचा दूंगा। टॉम की बात सुनकर एलेक्स ने लिन की कलाई में हथकड़ी पहना दी। लिविंग रूम में एक बड़े से लकड़ी का घोड़ा था, जिसके पैर में टॉम ने लिन के हाथ में बंधी हथकड़ी का दूसरा हिस्सा फंसा दिया। फिर उसने टॉम को धमकाते हुए कहा, मुझसे चालाकी करने की जरा भी कोशिश मत करना। इसे आजाद करने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद वो उस तरफ चला गया जिधर टॉम ने इशारा किया था। उस तहखाने वाले कमरे में उतरने के बाद एलेक्स ने नीचे कुछ ऐसा देखा जिससे वो बुरी तरह चौंक गया। दूसरी तरफ एलेक्स के जाते ही टॉम ने चाकू लिया और उस मूर्ति का पैर काटकर अलग कर दिया, जिससे एलेक्स ने लिन की हथकड़ी फंसाई थी। लिन अब आजाद थी और उसे अब तक होश भी आ चुका था। टॉम ने उससे कहा, लिन जल्दी जाओ यहाँ से, अपनी जान बचाओ, मैं तब तक एलेक्स को संभालता हूँ। पर वे जब तक आगे कुछ कर पाते कि उससे पहले ही एलेक्स ने पीछे से आकर टॉम पर हमला कर दिया। मौका पाकर लिन ने भागने की कोशिश की, पर एलेक्स ने उसे फिर से घायल कर दिया। एलेक्स ने टॉम से कहा, बेवकूफ, नीचे कुछ भी नहीं है, अब मैं इस लड़की को खत्म करने जा रहा हूँ। इसके बाद उसने टॉम के हाथ में हथकड़ी लगाकर दीवार में लगे लोहे के एक गोल हुक में फंसा दिया। फिर उसके सामने ही लिन को मारने की तैयारी करने लगा, पर इस बार टॉम ने अपना पूरा जोर लगा दिया, जिससे दीवार में लगा हुक उखड़कर बाहर आ गया। एलेक्स लिन को मारने ही वाला था कि टॉम उस पर टूट पड़ा, लेकिन इस बार भी एलेक्स टॉम पर हावी हो गया। उसने टॉम को बेरहमी से पीटा और उसे घसीटते हुए ले जाकर सीक्रेट तहखाने में धकेल दिया। अंदर गिरने के बाद टॉम को सामने एक ग्लास चैम्बर नजर आया।
वहाँ एक लकड़ी का बॉक्स भी पड़ा हुआ था जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपने डैड के वीडियो क्लिप में एक औरत के चेहरे पर लगा देखा था। तहखाने की दीवार पर टॉम और एलेक्स के बचपन की एक तस्वीर टंगी थी। तस्वीर हटाते ही उसके पीछे एक लॉकर नजर आया। टॉम ने उसे खोलने की कोशिश की लेकिन वो लॉकर पासकोड से लॉक था। टॉम ने फिर ग्लास चैम्बर की तरफ देखा तो पाया कि उसके अंदर एक फोन भी रखा हुआ था। उसने उस चैम्बर के अंदर जाकर उस फोन के लास्ट डायल नंबर पर कॉल किया तो ऊपर लिविंग रूम का फोन बज उठा। इसका मतलब था कि इसी फोन से हर रोज कोई उसे कॉल किया करता था। फोन के रिंग होने पर दूसरी तरफ एलेक्स ने फोन उठाया और कहा, तुमने देख लिया जो तुम्हें देखना था। हमारे डैड लोगों को कैद करके उसकी वीडियो बनाते थे। वो एक शैतान थे। हम भी उनके जैसे ही हैं और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारकर मैं ये साबित करने वाला हूँ। टॉम को समझ नहीं आ रहा था कि वो एलेक्स को कैसे रोके, पर तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने एलेक्स से कहा, मुझे वो पैसा मिल गया है जिसकी तुम्हें तलाश थी। लिन को छोड़ दो और पैसे के बारे में सोचो। टॉम ने एलेक्स को बताया कि तहखाने वाले कमरे में एक लॉकर है जिसमें सारा पैसा भरा है। वो उसका कोड जानता है। तभी टॉम ने देखा कि कमरे में एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। वो बहुत डरावनी दिख रही थी। टॉम का कलेजा मुंह को आ गया। वो हड़बड़ाकर उस शीशे के कैबिन से बाहर निकल आया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। उसने पूछा, कौन हो तुम? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस शीशे के उस पार से टॉम को घूरती रही। तभी टॉम की नजर उस औरत की अंगूठी पर पड़ी। टॉम ने उस अंगूठी को पहचान लिया। दरअसल ये वही अंगूठी थी जो उसकी मॉम पहना करती थी। उसी पल उसे समझ आ गया कि सामने खड़ी औरत उसकी मॉम ही है। एक पल में ही उसका सारा डर निकल गया। अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर उसका जी भर आया। उसने कांपती आवाज में कहा, मॉम, ये आप हैं? तो आप हमें कभी छोड़कर गई ही नहीं थी। मैं हमेशा यही मानता रहा कि आप खुदगर्ज हैं जो अपने करियर के लिए परिवार को छोड़कर चली गई, जबकि आप तो इतनी बुरी हालत में रह रही थी। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका टॉमी हूँ मॉम। ये सुनकर टॉम की मॉम रो पड़ी। उन्होंने भी उसे पहचान लिया था। टॉम ने देखा कि उसकी मॉम की जीभ कटी हुई थी, यानी कि जो जीभ उसने जार में देखी थी वो उसकी मॉम की थी। वो उसका भ्रम नहीं था। टॉम को अब समझ में आ गया था कि उसके डैड भी उसके भाई एलेक्स की तरह ही साइकोपैथ थे। उन्हें अजीबोगरीब शूटिंग का शौक था। उन्होंने घर के अंदर भी सब पर नजर रखने के लिए अलग से सीक्रेट पैसेज बना रखे थे। इन सारी हरकतों की वजह से ही टॉम की मॉम उन्हें छोड़कर जाना चाह रही थी, जिसके बाद डैड ने मॉम की जीभ काट दी और उन्हें एक नरक जैसी जगह पर कैद कर दिया। फिर उन्होंने अपने बच्चों से ये झूठ कह दिया कि वो उन्हें छोड़कर चली गई है। इसीलिए टॉम के रिहा होने से पहले ही उन्होंने हत्या कर ली, क्योंकि वो जानते थे कि टॉम के इस घर में आने के बाद ये बात बाहर आ जाएगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो ये भी नहीं चाहते थे कि उनकी बेइज्जती हो। इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली और अपनी बीवी को सीक्रेट तहखाने में ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। अपनी मॉम की बदतर हालत देखकर टॉम ने तुरंत कैबिन का दरवाजा खोला और मॉम को गले से लगा लिया। फिर उसने उनकी जंजीरें खोलकर उन्हें आजाद कर दिया। अब तक एलेक्स भी लिन को लेकर नीचे आ चुका था। उसने बंदूक के इशारे से टॉम को मॉम से दूर हटने के लिए कहा और फिर खुद उनसे जाकर गले लग गया। मॉम अपने बेटों से मिलकर बहुत खुश थी, पर अचानक एलेक्स ने मॉम के सीने में गोली मार दी। वो जमीन पर गिर पड़ी। एलेक्स के हाथ में बंदूक थी, इसीलिए टॉम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। एलेक्स ने लिन पर भी बंदूक तानते हुए टॉम से लॉकर खोलने को कहा, पर टॉम को कोड पता नहीं था। वो कई कोशिशों के बाद भी लॉकर खोल नहीं पा रहा था। ये देखकर एलेक्स ने धमकी दी कि वो 10 तक गिनती करेगा और तब तक टॉम ने लॉकर नहीं खोला तो वो लिन पर भी गोली चला देगा। ये कहने के बाद एलेक्स ने उल्टी गिनती शुरू कर दी, पर तभी उसे टेलीफोन नंबर का ध्यान आया जो कि 1007 था। अगर इसे हम तारीख के रूप में देखें तो ये अक्टूबर 7 था, यानी कि उसके मॉम डैड की शादी की सालगिरह। ये सोचते ही टॉम के दिमाग की बत्ती जल गई कि अगर उसके डैड ने टेलीफोन नंबर अपनी मैरिज एनिवर्सरी की डेट पर रखी थी तो मुमकिन है कि लॉक का पासवर्ड भी वही हो। वजह साफ थी, उसके डैड अपनी शादी और परिवार से बेहद खुश थे। तभी तो वो हर साल शादी की सालगिरह पर वीडियो बनाते थे और संभाल कर भी रखते थे। लेकिन बाद में उनके ही पागलपन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उनकी यादों में बचा रह गया तो सिर्फ उनकी शादी का दिन। इसलिए टॉम ने शादी की सालगिरह को ही लॉकर के पासकोड के रूप में डाला। इससे लॉकर तुरंत खुल गया, पर टॉम को पता था कि एलेक्स कितना बड़ा दरिंदा है। वो पैसे लेने के बाद भी उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। इसलिए जब एलेक्स लॉकर से पैसे निकाल रहा था तो टॉम मौका पाते ही उससे भिड़ गया। लिन ने भी कुर्सी से एलेक्स पर वार किया। इसी जद्दोजहद में एलेक्स की चलाई गोली छत पर जा लगी और स्विमिंग पूल की पाइप में छेद हो गया, जिसके बाद तहखाना पानी से भरने लगा। मौका देखकर लिन और टॉम सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाने लगे, पर तभी एलेक्स ने टॉम का पैर पकड़ लिया और नीचे खींचने लगा। उसने कहा, तुम ऐसे नहीं जा सकते टॉम। हम दोनों भाई जिएंगे तो एक साथ,
मरेंगे तो एक साथ, टॉम ने गुस्सा कर बोला। बहुत हुई तुम्हारी नौटंकी। उसने लात मारकर एलेक्स को नीचे गिरा दिया। तभी टॉम की मॉम पीछे से आई और एलेक्स की गर्दन में लोहे की कड़ी पहना दी। उनमें थोड़ी सी जान अब भी बाकी थी। उन्होंने अपने मासूम टॉम को बचाने के लिए अपने दरिंदे बेटे एलेक्स की बलि देने का फैसला कर लिया था। उन्होंने एलेक्स को कसकर पीछे से पकड़ लिया। कुछ पलों की जद्दोजहद के बाद पानी में घुटने की वजह से एलेक्स की मौत हो गई और साथ में टॉम की मॉम की भी, जिन्होंने टॉम के लिए खुद की कुर्बानी दे दी थी। टॉम और लिन अब तक घर से बाहर निकल चुके थे। दोनों ने कसकर एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। टॉम के चेहरे पर पहली बार सुकून था। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने के बाद उसके अंदर एक अलग किस्म की हिम्मत आ गई थी। एलेक्स भी उसकी जिंदगी से जा चुका था और अब लिन उसके साथ थी। उसे पता था कि लिन उसकी बेगुनाही का सबूत साबित होने वाली है। उसके होते अब उसे मेंटल हॉस्पिटल नहीं भेजा जाने वाला था। मेंटल हॉस्पिटल का फोन रिसीव ना करने की वजह से अब तक पुलिस भी पहुंच चुकी थी। पुलिस ऑफिसर ने टॉम से पूछा, क्या तुम ही टॉम वॉकर हो? क्या ये तुम्हारा घर है? टॉम ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, हाँ, अब ये घर पूरी तरह से मेरा है। असल में मूवी में दिखाया गया टॉम का घर उसके दिमाग का प्रतीक है। शुरुआत में घर के अंदर कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं था, ठीक वैसे ही जैसे उसके दिमाग पर उसका कोई काबू नहीं था। लेकिन धीरे धीरे घर के भीतर घटती घटनाओं के साथ उसने खुद पर काबू पाना सीख लिया और अंत में उसने अपने सबसे बड़े डर अपने भाई एलेक्स से भी हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। अब उसका दिमाग पूरी तरह उसके कंट्रोल में था, बिल्कुल उसके घर की तरह। यही वजह थी कि आखिर में टॉम ने पुलिस से साफ कहा कि वो घर अब सिर्फ उसका है, क्योंकि अब उसे ना किसी बात का डर था और ना ही मन पर कोई बोझ।